नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज शो में हम आपके लिए। बाजार के उतार चढ़ाव के बीच नए निवेशक को कहां और कैसे निवेश करना चाहिए, आज ये रहेगा हमारी चर्चा का मुद्दा और हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे हम सवाल। निवेश की शुरुआत कब करनी चाहिए और कैसे म्यूचुअल फंड के जरिए रिटायरमेंट प्लानिंग की जा सकती है, ये भी होगा चर्चा का विषय। साथ ही बाजार के मौजूदा हालात में अब क्या करें, म्यूचुअल फंड निवेशक कहां लगाए पैसा, एसआईपी में क्या हो स्ट्रैटेजी, बताएंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड के चीफ बिजनेस ऑफिसर बीपी सिंह जो जुड़ेंगे शो में आगे। साथ ही साथ हर बार की तरह कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड और लोन से जुड़े अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर। हमारा फोन नंबर आपके सामने 9619873567। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेज सकते हैं और वीडियो बनाकर भी अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। निवेश करना एक सफर की तरह है। जितनी जल्दी आप अपने सफर के लिए निकलेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे, समय से मंजिल पर पहुंचने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। मतलब ये कि निवेश जितना जल्दी शुरू करें उतना अच्छा। लेकिन एक नए निवेशक को अपने इस सफर की शुरुआत करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से वो पहलू हैं जिन पर फोकस होना चाहिए और कौन सी वो गलतियां हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, कुछ ऐसे ही सवाल हमारे मन में हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज साहब। फिरोज, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बहुत सारे नए निवेशक जो जुड़ना चाहते हैं शेयर बाजार से या फिर म्यूचुअल फंड से, बेसिकली किसी तरह से इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने को, उनके विषय में चर्चा आज करना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप इस जर्नी पर निकल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जर्नी पर निकल रहे हैं, सबसे बड़ी 2 या 3 बातें कौन सी होनी चाहिए जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए? नमस्कार सौमित्रा जी। आई थिंक जो आपने कहा कि नए निवेशक, इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्मल तरीके से निवेश शुरू ही नहीं किया है। अपनी जिंदगी का इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने के लिए अरबों लोग, करोड़ों लोग बैठे हैं। तो उनके लिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो आपने इलस्ट्रेशन लिया, जो उदाहरण लिया आपने कि एक सफर होता है, एक मंजिल नहीं होती बट एक सफर होता है, एक ट्रैवल होता है। तो जैसे अगर उस उदाहरण को मैं एक्सटेंड करना चाहूं और पहली पॉइंट मेक करना चाहूं, तो जैसे आप गूगल मैप खोलते हैं और अपनी डेस्टिनेशन डालते हैं, तब जाके गूगल मैप आपको अपनी राह बताता है। वैसे ही एक गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल एक डेस्टिनेशन माना जाएगा इन्वेस्टिंग जर्नी में। तो गोल सेट करना पहला, आपको सफर के लिए निकलने से पहले गोल सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अगर गोल सही से सेट होता है तो बाकी पूरी चीजें ठीक से होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए पहला इंपॉर्टेंट टिप ये होगा या सलाह ये होगी कि नए निवेशक अपने लिए एक मंजिल चुने, एक गोल चुने और फिर इस राह के भीतर चल पड़े। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है जो बताना चाह रहे हैं फिरोज, वो ये कि आपको गोल अपना तय करना पड़ेगा। जब आप निकलते हैं इन्वेस्टमेंट की जर्नी पर, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस गोल के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं। कई बार होता है फिरोज कि लोग ये सोचते हैं कि भाई अभी तो नई नौकरी लगी है, चलिए कुछ एंजॉय कर लेते हैं 2, 4, 5 साल, फिर शुरुआत करेंगे। कुछ लोग के लिए हमेशा जो है, कई बार होता है, और ये जनरली हर फैमिली में ही होगा कि कुछ न कुछ लगा रहेगा। कभी घर में शादी है, कभी कुछ कहीं कोई खर्चा है, कोई ट्रैवल है, तो होता क्या है कि इस चक्कर में पोस्टपोन होता जाता है। कैसे आप अपने को ये तैयार कर सकते हैं कि कौन सी सही उम्र होगी कि ठीक है, इस समय हमें 25 साल की उम्र से शुरुआत कर देनी चाहिए या 21 साल से शुरू कर देनी चाहिए, या मेरे पास कितना पैसा हो जाए तब मैं शुरुआत कर दूंगा? कैसे इस मेंटालिटी, इस माइंडसेट को हम एड्रेस कर सकते हैं? सौमित्रा साहब, पॉइंट 1 ये जो आपने कहा कि काफी सारे हमें कारण मिल जाते हैं कि इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू ना करें। अगर ये कारण ना होते तो आज शायद इंडिया की इन्वेस्टिंग जर्नी में 20 करोड़ और लोग जुड़ चुके होते। बट टालने से बात नहीं बनेगी इन्वेस्टिंग की बात। तो इसके लिए मैं एक आंकड़ा समझाना चाहता हूं, ताकि कोई टालने के बारे में सोचे तो उसकी इम्पैक्ट सोच पाए। तो अगर आपने जैसे कहा 25 साल का उदाहरण लिया आपने, 25 साल की उम्र में ज्यादातर एक नया निवेशक
अपनी अपनी पैसे जो अभी से आने लगे हैं, सैलरी नई सैलरी आने लगी है, उसको खर्च करने में बड़ा उत्सुक होता है। सो पॉइंट वन, 25 साल में अगर कोई 1,000 रुपए लगाता है, 30 साल तक की इन्वेस्टिंग करता है, 55 साल की उम्र तक 1,000 रुपए, और ठीक रिटर्न, बहुत बेहतरीन भी नहीं, ठीक ठाक रिटर्न में ये 1,000 रुपए मंथली 54 लाख हो जाते हैं। 54 लाख जुड़ के हो जाते हैं 1,000 रुपए मंथली डालने से। अब समझते हैं दूसरा कोई निवेशक है या दूसरा कोई इंसान है जो कहता है कि मैं 5 साल बाद कर लूंगा, इतनी भी क्या जल्दी, अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी तो पगारें शुरू हुई हैं। जो 5 साल डेफर कर देता है, वही की वही 1,000 रुपए की अगर वो इन्वेस्टिंग करता है 25 साल के लिए, तो मेच्योरिटी अमाउंट 54 लाख से घट के 27 लाख हो जाता है। तो मतलब 5 साल डिले करने का ये जुर्माना है कि आपकी जो मेच्योरिटी अमाउंट थी वो आधी हो गई। तो इसीलिए ये आंकड़ा हमेशा याद रखें, तो ये आपको मोटिवेट करेगा कि जल्दी से जल्दी आप अपने इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू कर सकें। इंटरेस्टिंग आपने आंकड़ा पेश किया है यहाँ पर कि सिर्फ 1,000 रुपये अगर आप महीने की शुरुआत करें एसआईपी की, और 25 साल की उम्र से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, मान लीजिए आप अगले 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहाँ आप 50 लाख से ऊपर जो है जमा कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट अगर आपने सिर्फ 5 साल देर की, तो वो जो आपकी सेविंग है वो आधी हो जाएगी। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपने, बहुत अच्छा मैथ्स आपने फिरोज समझाया। क्या ऐसा कुछ है कि जब हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की, तो हमें कुछ 1,000 रुपए की जैसे बात हुई कि इतने पैसे से हम शुरुआत करें तो बेहतर रहेगा, हमारे जो गोल्स हैं वो इजीली मीट होंगे, कितने पैसे से शुरुआत करनी चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए, जैसे टैक्स होता है, आपकी सैलरी पे एक टैक्स जरूर लगता है जब गवर्नमेंट ले लेती है। भले ही आपको पसंद हो, आपकी परिवार में शादी हो ना हो, आपको कोई और पैसों की जरूरत हो, टैक्स तो कटना ही कटना है। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट को एक टैक्स माने, आपके फ्यूचर का टैक्स, आपके कल का टैक्स, अगर वो माने, तो आपको एटलीस्ट अपनी इनिशियल पीरियड ऑफ करियर में 10 से 20% आपकी जो सैलरी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है, उसको इन्वेस्टिंग टैक्स मान के उसको तो साइड में रखते हैं। और इसीलिए ये जो आंकड़ा है सौमित्र साहब, आप जो मांग रहे हैं, वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल पे निर्भर करेगा। अगर किसी की 10,000 रुपए की पगार है, तो मैं कहता हूं कि 1,000 रुपए तो आपको साइड में रखने चाहिए, 10% मिनिमम रखना चाहिए। बट किसी की लाख रुपए की सैलरी है, तो वो 30,000 रुपए रख सकता है। तो 500 से भी आप शुरू कर सकते हैं। 1,000 बहुत आइडियल अमाउंट होता है। 2 स्कीम्स में आप 500 जरूर लगा सकते हैं, बट 1,000 की मिनिमम शुरुआत करने की कोशिश जरूर करें। आपकी आर्थिक स्थिति पे निर्भर है। इसीलिए मैं कहूंगा 1,000 इज अ गुड नंबर टू स्टार्ट। बस यही मैं आपसे जानना चाह रहा था, जो आपने अभी कहा कि 10% के आसपास की आपको सैलरी जो है, आप बहुत अच्छा ये एक एक्सपीरियंस, एक ये तरीका हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। आप मान लीजिए कि ये टैक्स है, टैक्स तो आप दे ही रहे हैं, तो वो हर बार आपकी सैलरी से कट रहा है, उसके बाद आपके हाथ में जो इन हैंड सैलरी आ रही है, आप उसमें से मान लीजिए कि जो इन्वेस्टमेंट है वो भी टैक्स है। ये बात यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग अच्छे तरीके से समझाई फिरोज जी ने कि तो आप कंपल्सन आप पर होगा कि अब आपको वो सेव करना ही करना है। कितना करना है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो सबकी कितनी सैलरी आपकी है वो सबका अलग अलग हिसाब है। इस बात का इंतजार मत कीजिए कि ठीक है इतने पैसे हो जाएंगे तब शुरुआत करेंगे। फिरोज, क्या आपको लगता है कि अगर मेरे पास कुछ कैश है सेव किया हुआ, मान लीजिए मैंने नहीं शुरुआत की पहले, अब मैं करना चाहता हूं, मेरे पास कुछ कैश है, तो अगर मैं नया निवेशक हूं, मुझे लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए बाजार में, या मुझे भी एसआईपी का ही रूट लेना चाहिए? बिल्कुल, ये जो स्थिति जो आपने डिस्क्राइब की कि पैसे हैं, अब तक शुरुआत नहीं की, अफसोस में रह गए कि मैंने पहले क्यों नहीं शुरुआत की, तो जब उठे तब हुआ सवेरा, ये मान के चले इन्वेस्टिंग की जर्नी में। माना कि जो पिछली बातें हैं उसको भूलें, और आज जो आपके पास पैसे हैं उसको निवेश करने के 2 तरीके हैं आपके पास। जो लमसम पैसा आप इकट्ठा कर चुके हैं, मेरे हिसाब से आज की करंट मार्केट स्थिति के चलते मैं कहूंगा कि आधा पैसा आपका जो पड़ा हुआ है वो लमसम इक्विटी में अगर लग जाए, तो बहुत बेहतरीन इक्विटी की इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी है। माना कि मार्केट ने 6-7 महीने से कोई रिटर्न पॉजिटिव नहीं दी, उल्टी नेगेटिव रिटर्न दी है, तो कोई शुरू करना चाहता है तो इससे बेहतरीन मौका इन्वेस्टिंग के हिसाब से नहीं हो सकता। माना सेंटिमेंट बड़ा नेगेटिव है, जो इंसान ऐसे मौके पे चालू करता है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी, वो ज्यादा सुखी होता है फ्यूचर में। बट आज ये करना थोड़ी हिम्मत की बात है, ये करना जरूर चाहिए, क्योंकि लास्ट 1 ईयर सौमित्रा साहब, आप सरप्राइज रहेंगे कि इक्विटी निफ्टी की कंपनियों की जो कमाई का इजाफा है वो 45% से बढ़ा है। ये 12-13 साल में सबसे बेहतरीन साल रहा है कंपनियों की कमाई को मद्देनजर रख के।
तो ऐसे समय में अगर आपको निफ्टी 16,000 के नीचे मिली जैसे आज, तो आप आधा पैसा अपना जरूर हिम्मत करके पैसे लगा दें। माना और ये मेंटली प्रिपेयर रहें कि मार्केट और 5% 10% गिर सकती है, बट ऊपर भी आ जाएगी वापिस। उसको मान के आप अपना आधा पैसा इसे इन्वेस्ट करें, बाकी आधा एसटीपी के माध्यम से आप जरूर कर सकते हैं अगले 6 महीने। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास एक मुश्त रकम है तो आप आधा उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम भी, और उसके बाद एसआईपी का जरिया तो है ही। एक नया निवेशक जब आता है फिरोज, तब होता क्या है कि कई लोगों से मिलता है, कई सारी चीज़ें देखता है, सुनता है, पढ़ता है, अखबार है, टीवी है, आजकल इंटरनेट पर इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उसके लिए ना बहुत सारे आंकड़े आ जाते हैं उसके सामने। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ब्याज दर जो है वो बढ़ने वाली है, और शेयर बाजार तो गिर रहा है। अब समस्या यहाँ पर यह आती है कि ये सब जो चीजें हैं इनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि एक एक्सपर्ट से मेरी बात हुई आज, उन्होंने मुझे कहा कि इसको एक नॉइज की तरह देखना चाहिए। आपका क्या व्यू है? सौमित्रा साहब, मेरा भी यही व्यू है। पूरी इंफॉर्मेशन जो आती है, मेरे हिसाब से 80-90% जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रेडर के लिए या वो पैसे के लिए जिसपे आप ट्रेडिंग करते हैं। इन्वेस्टर के लिए बहुत कम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, और वो इंफॉर्मेशन को पकड़ना और उसको सही से इंटरप्रेट करके अपने इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर ट्रेडर हैं आप, तो ये पूरी जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए वो शायद नॉइज ना हो, क्योंकि उसको कल क्या होगा उसकी पकड़ चाहिए। ट्रेडर को परसों क्या होगा उसकी पकड़ चाहिए। इन्वेस्टर को ये पकड़ चाहिए कि भाई 10 साल बाद क्या होगा। इन्वेस्टर को ट्रेंड पकड़ना है, ट्रेडर को डायरेक्शन पकड़ना है। तो ट्रेंड पकड़ने के लिए आंकड़े दूसरे देखने होते हैं, डायरेक्शन पकड़ने के लिए आंकड़े दूसरे होते हैं। ये अगर कोई जहन में बिठा ले तो उसको पता लग जाएगा कि वो इंफॉर्मेशन उसके लिए नॉइज है कि नहीं। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को 2 आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट देखने चाहिए। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो देखने चाहिए, 5-10 साल में कैसे होंगे, भारत की जीडीपी 10 साल बाद क्या होगी, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होगा, वो सब जो आंकड़े हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़े हैं। और दूसरा आंकड़ा ये है कि कमाई, कंपनियों की कमाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो कैसे बढ़ रही है। अगर हम अगले साल की बात करें तो 850 रुपए निफ्टी की कंपनियां कमाने की फिराक में है, तो दैट्स अ गुड अर्निंग। तो ये 2 नंबर इन्वेस्टर के लिए बात बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको अगर रख के आप अपनी एसेट एलोकेशन करेंगे तो आपको रोज रोज देखना नहीं पड़ेगा और न्यूज को आप इग्नोर कर सकते। करेक्ट। तो डेटा बहुत ज़्यादा है इस समय, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, आपको पिक एंड चूज करना है। और चूंकि आप निवेश की जर्नी पर निकल रहे हैं, आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए, तो आपको हर तरह के डेटा को देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा फिरोज यहाँ बता रहे हैं कि आप 2-3 बड़े फैक्टर देखिए, खासतौर पर यह देखिए कि कंपनियों की कमाई किस तरह की हो रही है, जिसको हम अर्निंग्स बोलते हैं, वो किस तरह से हो रही है, मैक्रो डेटा किस तरह का है, वो आपके शायद मतलब का इंफॉर्मेशन होगा। लेकिन ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने से कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा और शायद कंफ्यूजन भी। एक आखिरी सवाल इस मुद्दे पर मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। एक सवाल मेरे मन में जो आता है वो ये कि जब एक निवेशक शुरुआत करता है अपने निवेश की यात्रा की, निवेश के सफर की, तो कई बार वो कुछ छोटी बड़ी गलतियां कर देता है। आपने ऐसे कई लोग आपने अपने करियर में मिले होंगे, और आपने कहीं ना कहीं एक लिस्ट बनाई होगी कि ये जो 3-4-5 बेसिक गलतियां हैं वो एक शुरुआती निवेशक को नहीं करनी चाहिए। अगर आप वो शेयर करें तो हमारे दर्शकों को जरूर फायदा होगा। तो आई थिंक मैं थोड़े से जो मेरे टॉप ऑफ माइंड रिकॉल हैं, बट ये मान के चलें कि गलतियां सबसे हुई हैं। मैंने भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में इनिशियली बहुत सारी गलतियां की होंगी, फिर उससे सीखा होगा, फिर उसको सुधारा होगा, और फिर जाके दूसरों को एडवाइस देने की थोड़ी सी क्षमता बनी होगी। तो कोई मिस्टेक्स होंगी, वी आर ह्यूमन, उसको नहीं करना चाहिए, उसके दूसरों की मिस्टेक से सीखना चाहिए, ना कि खुद की करनी चाहिए। तो मैं 2-3 चीजें बता देता हूं। प्लानिंग ही ना करना बहुत बड़ी मिस्टेक है। काफी सारे लोग आपसे पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदूं, कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदूं, उसकी कोई प्लानिंग नहीं करते। वो ना प्लान करना बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि आप अगर हॉलीडे पे जाते हैं, 10 दिन की हॉलीडे पे 3 दिन 5 दिन 10 दिन तक प्लानिंग करते हैं, तो पूरी जिंदगी की जर्नी प्लानिंग करे बगैर होना मुनासिब नहीं है। दैट्स पॉइंट 1। सेकेंड इज, हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट्स को ज्यादा बदलाएं नहीं। हाई चर्न रेशियो कहते हैं, इसमें से निकले, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसके पीछे जाते हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो बुरा परफॉर्म करने लग जाता है। पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा ना घुमाएं, और उसको बढ़ने का मौका दें। स्पेशली म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर आपसे 3 साल की मोहलत मांगता है, तो 3 साल की मोहलत दें। ऐसा नहीं कि 6 महीने में आपका उससे मन उब जाए। दैट्स सेकंड। इंडेक्स फंड
बड़े चले हुए हैं, मेरे हिसाब से एक रिटेल निवेशक को इंडेक्स फंड की जरूरत नहीं है। तो आप जो स्पेसिफिक कैटेगरी है, तो उदाहरण बताया, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको नहीं खरीदने हैं। तो इन्वेस्टिंग जर्नी में क्या नहीं खरीदना है वो उतना ही महत्वपूर्ण है, जो खरीदना है वो निर्णय भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो चूज व्हाट नॉट टू बाय इज द थर्ड लर्निंग। ये थोड़ी सी लर्निंग्स हैं सौमित्रा साहब, जो एक नया निवेशक अपने जहन में रख के फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सिंपल लेकिन इफेक्टिव पॉइंट्स है यहाँ पर। प्लानिंग ज़रूर करें। आप अपने लाइफ लॉन्ग के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी मेहनत की कमाई का पैसा है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ही के काम आएगा। प्लानिंग ज़रूर करें। ये किसी जल्दबाजी में अपने पोर्टफोलियो को चर्न न करें, यानी कि आज फंड खरीदा, 3 महीने 6 महीने में दूसरे फंड को ले लिया क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। और जितना समय देंगे, ब्रॉडली हमेशा ये कहा जाता है कि आप जितने लंबे समय तक सिस्टमैटिक तरीके से रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होने की उम्मीद है। फिरोज, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर हम चर्चा लगातार और भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कई सारे दर्शक हमारे साथ रुके हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें। तो फिलहाल हमारे साथ राजीव शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। राजीव जी नमस्कार। राजीव शुक्ला नाम लेंगे जी। राजीव जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर। और सर मेरा फिरोज सर से सवाल है कि हमने एक HDFC टॉप 100 पे मैं बहुत टाइम से 15 ईयर से करीब में निवेश कर रहा हूँ। ओके। तो पहले सर उसका फेवरेट हुआ करता था, एक HDFC टॉप 100 है और एक HDFC पेंशन सुपर है। ओके। तो सर मुझे अब इनमें से निकल करके किस में जाना चाहिए, मेरा एक क्वेश्चन ये है सर। दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि मेरा बेटा 18 ईयर्स का अभी जस्ट हुआ है, तो वो भी म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करता, जो उसको पॉकेट मनी में देता हूँ, तो उससे वो किसमें निवेश करे, उसके लिए भी कोई दो सजेशन करे और मुझे बताया कि इन दो से निकल के मैं किसमें अब पैसा लगाऊं। कोई खास वजह राजीव जी ये दो फंड से निकलने की? सर इसको जो आप लोगों को फॉलो करते हैं तो उसमें आप लोग कहते हैं, जो दूसरे को बताते हैं कि HDFC टॉप 100 से अब निकल जाइए, वे अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, HDFC पेंशन सुपर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको चैनल पे देख करके ये मेरा क्वेश्चन है, अब मैं इससे कहाँ जाऊँ? चलिए पूछ लेते हैं। फिरोज जी हमारे साथ हैं। फिरोज जी, HDFC टॉप 100 और HDFC लाइफ पेंशन सुपर प्लस, ये दो फंड से निकलना चाहते हैं, इनके पोर्टफोलियो में ये हैं और ये बता रहे हैं कि करीब 15 साल से इसमें इन्वेस्टमेंट चल रहा है उनका। उसके अलावा भी कुछ फंड्स हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट लगातार चल रहा है। तो अगर ये फंड से निकलना चाहें तो इनसे निकलकर कहाँ जा सकते हैं, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल अभी जो हम चर्चा कर रहे थे उससे जुड़ा ही, कि एक यंग निवेशक है, उनका बेटा है, 18 साल का हो गया है, पॉकेट मनी को इन्वेस्ट अगर करना चाहता है तो कहां करना चाहे, कहां कर सकता है? क्या सलाह देंगे राजीव जी को आप? राजीव जी, आपकी जो दो स्कीम्स हैं जो HDFC पेंशन सुपर है और HDFC टॉप 100 है, इसमें जरूर बदलाव की जरूरत हो सकती थी, बट आई थिंक वो वक्त निकल चुका है। हमने HDFC की ये दोनों स्कीम्स, HDFC इक्विटी जो अब HDFC फ्लेक्सी कैप का नाम है, उसको हमने और HDFC टॉप 100 को 2014 मई में एग्जिट बोला था और एक साल पहले उसको री एंट्री भी बोल दिया है। HDFC फ्लेक्सी कैप और HDFC टॉप 100 का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहा है और मेरे हिसाब से उसकी जो बैड फेस थी वो पार कर चुका है HDFC टॉप 100 पर्टिकुलरली। प्रशांत जैन जो इसके फंड मैनेजर हैं, उसको अपने बच्चे की तरह 25 साल से फंड चला रहे हैं HDFC फ्लेक्सी कैप। उसमें जरूर आप HDFC पेंशन सुपर को आप HDFC फ्लेक्सी कैप में तब्दील कर सकते हैं, बट HDFC टॉप 100 का जो अंडर परफॉर्मेंस का दौर था वो खत्म हो चुका है। उन्होंने बहुत सारे PSU स्टॉक्स खरीदे थे जो नहीं चले थे, बट पैंडेमिक के बाद उनमें बड़ा बदलाव आया और अच्छी तेजी देखने को मिली है। उनके जो PSU और बैंकिंग सेक्टर पे जो कॉल्स थे बड़े हैवी वेट्स के, प्रशांत जैन जी के, वो सही जा चुके हैं। आई थिंक इट हैज कम बैक ऑन ट्रैक, सो यू विल नॉट हैव टू मेक द चेंज, बट HDFC पेंशन सुपर को आप जरूर चेंज कर सकते हैं। आपका पहले सवाल। अब आपका दूसरा सवाल पे अगर जाएं, आपके लड़के जो 18 साल के हैं, आई एम श्योर वो आपसे प्रोत्साहन लेके इतना जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आपने 15 साल से SIP की है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से इसमें इनके जो नए निवेश हैं, तो इनकी पहली स्कीम जरूर एक फ्लेक्सी कैप स्कीम होनी चाहिए, ना के लार्ज कैप या मिड कैप, क्योंकि पॉकेट मनी छोटी होगी तो एक ही स्कीम को अफोर्ड कर पाएंगे। तो उसमें अगर आप फ्लेक्सी कैप लेते हैं तो कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप एक अच्छी फ्लेक्सी कैप स्कीम होगी उनके लिए, जो लगातार इन्वेस्ट करते जा सकते हैं। कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप आपके लिए, आपके बेटे के लिए। सबसे पहले राजीव जी, यंग जनरेशन और जल्दी शुरुआत कर रहे हैं,
इसके लिए मैं भी बधाई देना चाहूँगा। ये एक फंड है जिसमें आपके बेटे जो है शुरुआत कर सकते हैं। जिन 2 फंड्स में आपने बदलाव की बात की, तो जैसा फिरोज जी बता रहे हैं कि वो समय अभी निकल चुका है, आप जो है आगे जो है उसमें री एंट्री की बात भी अब की जा रही है, तो वहाँ पर अभी रहा जा सकता है। एक और दर्शक अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। आदित्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं नासिक से बोल रहा हूँ। अच्छा, नासिक से, ठीक है, बढ़िया। बताइए क्या सवाल है आपका? एक्चुअली सर मैंने 12,000 की SIP करता हूँ हर महीने, और पॉइंट्स की डिटेल्स तो आपके पास होगी जी, है ना। तो और दूसरा मेरा डॉटर के नाम का भी अकाउंट है सुकन्या समृद्धि में, जिसके अल्टरनेटिव मंथ में मैं 5,000 डिपॉजिट करता हूँ। आप हर महीने करते हैं? जी, और कुछ स्टॉक्स मार्केट में मैंने कुछ कंपनियों के शेयर लिए काफी अच्छे जी, विद ब्रोकर थ्रू, तो काफी गाइडेंस के थ्रू किया। मेरा एक्चुअली क्वेरी है कि बच्ची के मैरिज के लिए मेरे को करीबन 23 साल के बाद में 25 to 30 लाख अमाउंट का कॉर्पस होना चाहिए, और रिटायरमेंट फंड के लिए अराउंड 52 करोड़ का मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो मेरी SIP 2 करोड़ का तरीके से मैं कर रहा हूँ, या फिर इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है, या फिर और उसमें बढ़ाने की जरूरत है, वो सजेशन में चाहता हूँ। ओके, तो 12,000 की SIP ऑलरेडी आपकी चल रही है। आप सुकन्या समृद्धि में 5,000 हर महीने डाल रहे हैं। बेटी की शादी आप बता रहे हैं करीब 23 साल के बाद, आपने 25 लाख का लक्ष्य रखा है, और साथ ही साथ आपको रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ भी चाहिए। आपने जो फंड्स के नाम हमें भेजे हैं वो भी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। आपने MA इमर्जिंग ब्लू चिप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, L&T इमर्जिंग बिजनेसेस, कोटक इमर्जिंग इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, ये कुछ फंड आपने लिए हुए हैं। साथ ही साथ 2021 से आपने ICICI प्रू एसेट एलोकेटर, क्वांट एब्सोल्यूट जैसे फंड्स में भी पैसा लगाया है। फिरोज, आपको लगता है जो पोर्टफोलियो इनका है वो गोल्स को मीट करने के लिए काफी है? आई थिंक आदित्य जी का जो पोर्टफोलियो है, जिसमें ये 12,000 की SIP कर रहे हैं और 6,000 ऑल्टरनेटिव मंथ में भी डाल रहे हैं, तो खुशखबरी ये है कि 18,000 पर मंथ में इनके दोनों गोल्स पूरे होने की बहुत अच्छी संभावना है। अगर 12% की भी रिटर्न आई तो इनके दोनों गोल पूरे हो जाएंगे। 2,000 सिर्फ एक मात्र 2,000 ही चाहिए 25 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए, बच्ची की शादी के लिए, क्योंकि वो 23 साल पहले ये निवेश शुरू करना चाहते हैं। खुद की उम्र सिर्फ 30 इयर्स की है, बच्ची की सोच रहे हैं, तो दैट्स व्हाई 2,000 इज गुड इनफ। 16,000 रुपए की SIP की जरूरत पड़ेगी इनको रिटायरमेंट के लिए 22 साल बाद 12% की रिटर्न पे। तो इन्वेस्टमेंट और गोल्स मैच कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। सेकंड, आप सुकन्या समृद्धि योजना में अपना निवेश कर रहे हैं, उसमें ATC की बेनिफिट मिलती है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा अधिक मिलता है, 8.4 से 7.6 क्वार्टरली डिसाइड होता है। तो इसीलिए इसमें आप बिल्कुल बने रहे। 21 साल की उम्र की जब बच्ची होगी तब वो लिक्विड होगा, तो एक डिसिप्लिन भी, ऑटोमेटिक डिसिप्लिन आ जाता है लाइफ में अगर वो पैसा लॉक इन हो जाता है। तो दैट्स पॉइंट 2। रहा सवाल आपके पोर्टफोलियो की जो स्कीम्स हैं उसमें थोड़े बदलाव की जरूरत है, मैं पूरे नहीं शायद बताऊंगा आपको। थोड़े जो स्कीम्स हैं जो इमीडिएट चेंज के लिए जरूरी है, एक है निपॉन स्मॉल कैप और L&T इमर्जिंग बिजनेस। ये दोनों स्कीम्स स्मॉल कैप कैटेगरी की हैं। हमारे हिसाब से जो करंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आदित्य बिरला स्मॉल कैप के, उनकी पोटेंशियल थोड़ी ज्यादा है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बेसिस पे ABSL स्मॉल कैप फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से बेहतर स्कीम होगी। ये दोनों को आप उधर कंसोलिडेट कर सकते हैं। आपके पास एक ICICI का टेक्नोलॉजी फंड है, जो मैं कहूंगा कि एक थीमेटिक स्कीम है, उसमें रिस्क ज्यादा होता है, उसकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी बेहतरीन आ चुकी है, तो उसमें से प्रॉफिट बुक करके एक मोर कन्वेंशनल स्कीम में जाएं। और उसके लिए अगर आपको ICICI में रहना है तो ICICI फोकस्ड इक्विटी, जिसमें कम से कम स्टॉक होते हैं, 20-25 स्टॉक होते हैं, बट उसकी रिस्क रिटर्न थोड़ी ज्यादा होती है, तो आई थिंक दैट विल सूट योर नीड। दीज आर द फ्यू चेंजेस आदित्य। या आदित्य जी, सबसे अच्छी बात जैसा फिरोज जी ने आपको बताई कि आपके जो लक्ष्य हैं, जो गोल है और आपका निवेश है वो मैच कर रहा है, तो आप जो है अपने गोल तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सुकन्या समृद्धि में जो आप लगा रहे हैं पैसा, उसे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जब बिटिया 21 साल की होगी उसके बाद आपको वो पैसा मिलेगा, और तब तक आप नियमित रूप से उसमें पैसा लगाते रहें। आपको टैक्स का बेनिफिट भी वहाँ पर मिल रहा है, ये भी अच्छी बात है। जो बदलाव उन्होंने बताए हैं, स्मॉल कैप फंड जो आपके पोर्टफोलियो में है उसको आप दोनों में से निकाल
निकालकर आदित्य बिरला स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। वो एक ऑप्शन है जिससे जो है आपका पोर्टफोलियो और बेहतर रिटर्न दे पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और दर्शक का सवाल ले लेते हैं। कायम रजा जी ने हमें अपना सवाल भेजा है। उन्होंने पूछा है कि अलग अलग निवेश के लिए लक्ष्य कैसे हासिल होगा। वो 2030 तक 50 लाख रुपए का लक्ष्य रख रहे हैं। हर महीने 17,000 का निवेश कर रहे हैं। HDFC बैलेंस एडवांटेज में एक मुश्त निवेश उन्होंने किया हुआ है। इक्विटी में जो है करीब अब तक 6,05,000 रुपए जमा कर चुके हैं। FD में भी पैसा है 2 लाख रुपए। PPF में 75,000 जमा है। हर महीने 1,000 रुपए का निवेश हो रहा है PPF में। जो फंड्स उन्होंने लिए हुए हैं फिलहाल पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, SBI स्मॉल कैप, UTI निफ्टी मिड कैप 150 और SBI फोकस्ड इक्विटी। ओके, तो ये उनका पोर्टफोलियो है पूरा। 2030 तक 50 लाख रुपए का लक्ष्य। आपको लगता है फिरोज कायम रजा जी का ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा? बिल्कुल ये पूरा हो पाएगा डेफिनेटली आई थिंक, बट वो तब हो पाएगा जब ये अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा ज्यादा तवज्जो देंगे। इनके पोर्टफोलियो की जो स्कीम्स हैं इसमें से 5 स्कीम्स UTI और SBI की हैं। UTI की 3 स्कीमों में इन्होंने डाल रखा है। ऑफ कोर्स मिड कैप की जो स्कीम है उसमें SIP बंद कर रखी है इन्होंने, बट जो पुराना पैसा था वो UTI मिड कैप में ही रहा है। तो आई थिंक UTI इक्विटी की जो इन्वेस्टिंग कर रहा है मेरे हिसाब से इतनी अच्छी एफिशिएंटली नहीं की है। ऑफ कोर्स उनके जो CIO हैं बेहतरीन CIO हैं, बट एक ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी की 3 स्कीम्स रखना, एक इंडेक्स फंड, एक मिड कैप स्कीम और एक फ्लेक्सी कैप स्कीम, एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं मानी जाएगी। और SBI आई थिंक इनकी जो रजा साहब की जो मर्जी है वो PSU की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव है, इसीलिए ज्यादा पैसा इन्होंने SBI और UTI में डाला है। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट लार्ज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं इंडिया में, HDFC है, ICICI, निपॉन है, ये 3 टॉप 5-6 AMCs में आती हैं। उसमें आप ये प्राइवेट सेक्टर में अपनी डेफिनेटली चॉइस बढ़ाएं और एसेट को डिवर्सिफाई करें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये जो PPF में पैसा डाल रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी जो FD है, FD जो 2 लाख रुपए की रखी है, मेरे हिसाब से FD के आज की करंट स्थिति में FD का कोई मायने ही नहीं है अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं। एक फंड मैं आपको बता देता हूं, IDFC गिल्ड फंड 2027, इसमें पैसा डालना 10% की गवर्नमेंट के साथ FD करने के बराबर है। तो ये 2 लाख रुपए की आप FD तोड़े और IDFC गिल्ड फंड 2027 में डाल देंगे तो आपकी जो रिटर्न है, अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो काफी बढ़ जाएगी। तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट पेपर लिया जाता है और FD के मुकाबले ऑलमोस्ट सिमिलर रिस्क होगा, और गवर्नमेंट पेपर है तो क्रेडिट रिस्क भी नहीं है। तो ये बदलाव करेंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न आपको जरूर मिल सकता है। राइट, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि चूंकि आपने UTI और SBI के फंड्स में पैसा ज़्यादा लगाया है, डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी होता है। कई सारी और कंपनियां भी हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसमें पैसा लगा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। आपने जो FD की हुई है उसकी, जैसा फिरोज बता रहे हैं कि अभी उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, उस FD के पैसे को एक फंड रिकमेंड किया है यहाँ पर रजा साहब आपके लिए, IDFC गिल्ड फंड 2027। उसमें अगर आप लगाएंगे पैसा तो आपको रिस्क भी कम होगा और रिटर्न बेहतर मिलने की संभावना है। यहाँ पर ये सलाह रही रजा साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपको देना चाहूँगा फिरोज, आज समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हमारी बात भी हुई और आपने दर्शकों के सवालों का जवाब भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, लेकिन आगे जानेंगे कि बाजार में उतार चढ़ाव और महंगाई से कैसे आप बचा सकते हैं अपना पोर्टफोलियो। बात होगी SBI म्यूचुअल फंड के चीफ बिजनेस ऑफिसर DP सिंह साहब से इस ब्रेक के बाद।